भारत में महिलाओं का साड़ी बांधना दाएं हाथ का काम माना जाता है। ये माना जाता है कि ये उनके जीन्स में होता है। ये हर माँ अपनी बेटी को सिखाती है। लेकिन आजकल का अगर हम ट्रेंड देखें तो साड़ी बांधना आज की युवा महिलाओं लड़कियों के लिए इतना भी आसान काम नहीं रहा। और अब अगर किसी को परेशानी होती है तो वो पार्लर जाकर साड़ी ड्रेप कर लेता है। ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में साड़ी ड्रेपिंग के काम को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाने के सफर पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है डॉली जैन। डॉली जी, मनी कंट्रोल हिंदी के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, और इट्स अ बिग ऑनर टू बी एट दिस प्लेटफॉर्म। एंड चलिए शेयर करते हैं कुछ अपनी बातें और कुछ आपकी सुनते हैं। ठीक है, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपने साड़ी बांधने के काम को मतलब कैसे आप प्रोफेशनल स्तर पर लेकर गए, जबकि ये एक तरह से हाउस होल्ड चीज मानी जाती है, जहां इंडिया में इसको जीन्स के तौर पे लिया जाता है कि ये हमारे जीन्स में हम जानते हैं कि साड़ी कैसे बांधना है और कैसे इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उसको मतलब आगे उसको लेकर जाना है। चलिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि साड़ी बांधनी हमारे दाएं हाथ का खेल है। वो दाएं हाथ से एक्चुअली बाएं हाथ पे आ गई, क्योंकि क्या हुआ कि जब माँ साड़ी पहनना बंद कर दी तो वो किस मुंह से अपने बेटी को ये बात कहती कि आओ मैं तुम्हें साड़ी पहनना सिखाती हूँ, क्योंकि जब आप ससुराल जाओगे तो आपको साड़ी पहननी पड़ेगी। हम उस जनरेशन में है, क्योंकि मेरी मम्मी भी पहनी, दादी भी पहनी, नानी, बुआ, मासी, हमने सबको शादी के बाद इमीडिएटली एक स्विच होते हुए देखा है कि भाई शादी हो गई, अब आपको साड़ी पहननी है जी। बट जिस जनरेशन में मैं हूं और मेरे बाद का जो जनरेशन, आज अगर मैं साड़ी पहनती हूँ तो मेरे बच्चियों को मालूम है कि साड़ी इज आर फैब्रिक और हमें साड़ी पहनना आना चाहिए। बट बहुत सारे पेरेंट्स आज मैं देखती हूँ, जो मम्मी है वो खुद साड़ी पहनना छोड़ दी और वो खुद अपनी बेटी को ये बात कहती है कि छोड़ना क्या करेगी, 2 साड़ी ले ले एंड दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि कौन तो साड़ी पहनता है। और उन्हीं के मुंह से ये शब्द निकले हुए हैं कि जब भी पहनने की जरूरत होगी किसी को बुला लेना। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप सीख लो, उन्होंने कहा कभी भी जरूरत होगी तो आप उसे बुला लेना। तो ये बुला लेना करते करते हम पैदा हो गए। सो साड़ी लिटरली, जब मैं आपको बताऊं, मैंने जब स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 17-18 इयर्स बैक, शुरू ऐसे हुआ कि मैं किसी की एक 50th एनिवर्सरी में गई थी और आंटी को मैंने शुरू से ब्यूटीफुल साड़ीज में देखा है। शी इज बेसिकली एन साउथ इंडियन फीमेल, सो what do you expect that you're going to see her in a beautiful Kanjivaram sari with amazing temple jewelry and all of that? तो आप visualization शुरू कर देते हो। and जैसे ही मैं enter करती हूँ, मैंने देखा कि auntie is wearing a gown and मैं तो I was like aunt, और I couldn't stop myself, so I went up to her and I said, auntie, what is wrong with you? Why are you wearing a gown? So the first thing she said, Dolly, my daughter-in-laws, मेरी बहुओं ने कहा कि कौन पहनता है साड़ी वाड़ी, is very old-fashioned and also it's your 50th, so we are celebrating it in a very big way, so please wear this. I said, auntie, but look, you've lost your personality. Since then, I think थोड़ा थोड़ा करके ये दिमाग में आने लग गया कि अगर हर बहुएं अपनी सास को ऐसे इन्फ्लुएंस कर दी तो मालूम चलेगा कि there is no sasu influencing the bahus are influencing the sasus. So if this generation is influencing the other generations, everybody will stop wearing sarees. There has to be a group, a person, a institute, someone who actually promotes sarees. See, designers are making sarees, but आप sarees बनवा के रख रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। फायदा उन्हें सिखाना, फायदा उन्हें बताना कि आप कुछ भी पहन लो, आप जितनी सुंदर साड़ी में लगोगी कोई और चीज में लग ही नहीं सकती हो। आई थिंक दैट इज हाउ इट जस्ट ऑल स्टार्टेड। ओके, लेकिन जब आपने शुरुआत किया तब आपके मन में ख्याल आया था कि ये इस इतने बड़े लेवल तक अब चला जाएगा या इतना ग्रो करेगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी नहीं सोची थी कि इसको इतना बड़ा बनाऊंगी। मैंने तो बस एक शिद्दत से एक चीज चाहा था कि मैं साड़ी को घर घर तक पहुंचा दूं, हर उन लोगों को बता दूं कि साड़ी से सुंदर कुछ भी नहीं। और सोचो, जब हमने शुरू किया था, फेसबुक होगा मुझे याद भी नहीं कि फेसबुक था, यूट्यूब जरूर था, बट इतना यूट्यूब को एक्सेस करना और इसको यूज करना नहीं आता था। ऑल थैंक्स टू द सोशल मीडिया की जो चाहा
वो अब पूरी दुनिया में स्प्रेड हो सकता है विद द सोशल मीडिया माध्यम, बट कभी भी नहीं सोचा था कि इसको इतना बड़ा बना पाऊंगी। आई थिंक एक एक बम्पर को पार करती चली गई, और रास्ता बहुत लंबा था और मंजिल अभी भी बहुत लंबी है, बहुत दूर जाना है। सो अभी कहीं शायद मिडवे पहुंची हूँ मैं। अच्छा, जब आपने शुरुआत की, पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से साल में आपने शुरुआत की, और जब आपने शुरुआत की तो आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, मतलब उनका क्या रिएक्शन था पहले, और मैं थोड़ा आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहूंगी। देखिए, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, घर में मेरी 2 डॉटर्स है, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ। सो ऑब्वियसली आप एक चीज सोचिए, अगर कोई भी बहू या कोई भी बेटी या कोई भी बीवी या कोई भी माँ अपने फैमिली में ये जाके बोले कि आज से मैं सबको साड़ी पहनाने का काम करूं, एक्चुअली रॉ लैंग्वेज में बोले तो यही काम जी। मैं उस वक्त कैसे बोलती कि मैं एक ड्रेप आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि ड्रेप आर्टिस्ट तो मैं थी नहीं। जेन्युइन रॉ लैंग्वेज में डॉली क्या करती थी, डॉली घर घर जाके साड़ी पहनाती थी। और लिटरली जब मैंने उनको कहा तो आई थिंक फॉर अ वीक माय फादर इन लॉ डिडंट स्पीक टू मी। व्हाई? Yeah, because they just felt that I'm tarnishing the name of the family. Oh, okay. See, we all understand being married to a Marwadi. True. Somewhere I would say a little orthodox family, जिनको बहुएं घर पे ज्यादा अच्छी लगती है, बाहर नहीं समझ में आता है। बाहर भी जाए तो एक बुटीक खोल लो, ज्वेलरी कर लो, आप सीए कर लो, आप इस तरह का कुछ कर लो, बट साड़ी ड्रेपिंग एक सब्जेक्ट ही नहीं थी। True. उस सब्जेक्ट को जब आपकी बहू अगर कुछ इस तरह का कर रही हो तो आई वुड से हिज रिएक्शन वाज एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज उनको लगा कि शायद वो मुझसे नाराज होंगे तो आई विल बैक आउट, बट वो अंदर से ऐसी आवाज रोज आ रही थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। इट इज समथिंग दैट आई फील कि हर औरत के अंदर से एक आवाज आती है, वो कभी तो उसको दबा देती है और कभी वो एकदम वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो जाती है। तो मैं वो दूसरी वाली हूँ कि वो वॉल्केनो की तरह इरप्ट हो गई। सो ये था मेरे फादर इन लॉ, थोड़ी बहुत आई थिंक मदर इन लॉ ऑल्सो इज क्लोज टू इट। नवीन का रिएक्शन ये था कि नवीन वाज लाइक कि सी डॉली, इट्स अ बिग गैम्बल। उसके सीधे एक ही लैंग्वेज थी, डॉली इट्स अ बिग गैम्बल, बिकॉज आपकी 2 बेटियां हैं। Sure. अगर आप इस गैम्बल को सही तरह से नहीं खेले और जीते तो आप अपना नहीं, आप अपनी दोनों बेटियों का भविष्य भी दांव पे लगा रहे हो। एंड इट इज, आई अंडरस्टैंड दिस टुडे, आई कांट टेल यू हाउ आई फील अबाउट इट। तो हर वो रात जब मैं सोची थी तो मैं हमेशा कहती थी कि ये जो जिंदगी के साथ मैंने जो खेला है, इस खेल में मेरे को जीतना ही है, क्योंकि मैं अपने साथ और लोगों की जिंदगी को भी लेके दाव में लगाई हूँ। इट्स नॉट ओनली माइन। एज अ वर्किंग मदर, एक मदर जो होती है अपनी बेटियों के लिए रोल मॉडल भी होती है। एग्जैक्टली। आप सोचिए, माय फेलियर इज a failure to them. Yeah, true. That always don't go out of the box. Do what your family has been doing. Do what the society has been doing. Out of the box की result मेरी मम्मी है। True. तो ये था reaction, but I'm so blessed. He was always beside me, supporting me whenever I needed him. And I think मेरे दोनों बच्चे भी छोटे थे but समझते थे। उन्होंने भी बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, बिकॉज व्हेन दे नीडेड मी द मोस्ट आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज वर्किंग। बट आई फील कि ये एक इंसान की कामयाबी नहीं होती है ना, हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आई थिंक दिस इज हाउ इट वाज। माय डॉटर Ratika, the elder one, is 26 years old. She is in Oxford, London. And Anya is in Bangalore. She's doing her product designing. तो दोनों बच्चे अपने अपने फील्ड सिलेक्ट कर लिए। मेरा बहुत मन था कि कोई एक डिजाइनिंग के फील्ड में जाए, क्योंकि I thought if they make sarees or something like that, then I'll be a part of it. But जैसे मुझे अपना पंख मिला और अपना आसमान मिला उड़ने के लिए, मैं वही आसमान और पंख अपने बच्चों को देना चाहती थी, and that's what I've given them. अगर आपकी पहली जर्नी की शुरुआत करें तो जैसे कहते हैं ना कि आपको लगा होगा कि हाँ, जैसे लोग आपको अप्रोच करते होंगे साड़ी ड्रिपिंग के लिए, मतलब आपकी जैसे क्लाइंट लिस्ट मतलब कैसे शुरू हुई, शुरुआत कैसे हुई?
I mean, it's a very beautiful and a roller coaster story. So ऐसा था कि मैं शादी के बाद साड़ी पहनती थी, और मैं जब भी साड़ी पहनती थी लोग हमेशा आके मेरे को बोलते थे कि लुक हाउ ब्यूटीफुली यू कैरी योर साड़ी, यू लुक सो एलिगेंट इन अ साड़ी, हम देखो कैसे पहनते, हमारी पटलियां भाग रही होती है, कैसे पहनती हो तुम इतने अच्छे। एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं तो मतलब जैसे पहनती हूँ वैसे पहनती हूँ, मम्मी ने जैसे सिखाया, बट द ओनली थिंग इज आई ऑलवेज हैड दैट फिनिश वाला चीज कि मेरे को एक एक That's पटली really जगह पे होनी चाहिए, चीजें एकदम परफेक्शनिस्ट थी मैं इस चीज को लेके। एक भी पटली इधर उधर हो जाती थी तो जब तक मैं उसको सेटल नहीं करती थी आई वुड कीप ऑन डूइंग इट। सो आई थिंक दैट इज, कहाँ थे हम? आपने शुरुआत कैसे की, आपको पहला क्लाइंट कैसे? ओके ओके ओके, हाँ। सो हम कॉम्प्लेक्स में थे, और कॉम्प्लेक्स में इस तरह से सारे लोग मेरी तारीफ करते थे मेरी ड्रेप की। उसमें से 3 लड़कियों की शादी हो रही थी। उनकी मम्मी का मेरे पास फोन आया कि बेटा हम तो इन्हें नहीं सिखा सकते, आप इनको सिखा दो प्लीज, सिर्फ एक स्टाइल सिखा दो, बिकॉज हमारा तो ये सुनती नहीं है। तो ये 3 लड़कियां हमारे घर आई, और मैंने 3 दिन तक लगातार उनको ड्रेपिंग सिखाई। अच्छा, जब मैं ड्रेपिंग सिखा रही थी ना, तब मुझे लगा अरे ये पल्ला इधर डालने से ये ऐसा लुक आ रहा है, इधर डालने से ये हो रहा है, और पटलियों को ऐसे कर। सो 3 दिन तक मेरे लिए 3 मॉडल मिल गए मुझे प्रैक्टिस करने के लिए। उन्हें सिखाने से ज्यादा इट वाज माय वे ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग इट, क्योंकि कभी भी मैंने किसी को भी ड्रेप नहीं किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज ड्रेपिंग समवन and I was learning at the same time and I was teaching at the same time, so everything together. अब इन 3 लड़कियों में से ना एक लड़की की शादी रायपुर हुई थी। अब इस लड़की ने मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट आफ्टर अ वेडिंग ऑलमोस्ट अ ईयर के बाद, अच्छा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद it was पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर साल भर बाद मेरे पास एक फोन आता है कि मैं सोसो बोल रही हूँ, और मैंने रायपुर में एक फिनिशिंग स्कूल रखा है, 12 दिन का कोर्स है, एक दिन मैं चाहती हूँ आप ड्रेपिंग कराएं जैसे आप हमें सिखाए थे। अच्छा, मुझे 0 नॉलेज था। उन 3 लड़कियों को तो मैंने घर पे सिखाया था, बट एक शो कंडक्ट करना, एक वर्कशॉप कंडक्ट करना का एक डेकोरम होता है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अच्छा, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई बिकॉज आई वाज डूइंग नथिंग, मैंने उसको बोला हाँ हाँ मैं करूंगी। सो मैं रायपुर गई, मेरा पहला बैच था 86 स्टूडेंट्स का। मैं अंदर घुसी और इधर स्टूडेंट्स, और मुझे ये भी नहीं पता है गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, हाय कैसे करते हैं। आई लिटरली डिडंट नो हाउ टू एड्रेस, व्हाट टू टॉक, हाउ टू टीच, नथिंग। बट somehow when it is destined for you, हर चीज आपके सामने आती जाती है और बस आप उसे अब्सॉर्ब करते चलो। तो आई थिंक यही चीज मेरे साथ हुआ। तो वो पूरा कोर्स बहुत अच्छे से हुआ, और उस कोर्स में देयर वाज अ लेडी जिसके बेटे की शादी होने वाली थी। फिर 3 महीने बाद मेरे पास फोन आता है कि डॉली हमने आपको उस वर्कशॉप पे देखा था, हम भी वो कोर्स किए थे, सो विल यू बी एबल टू हेल्प माय डॉटर्स एंड माय डॉटर इन लॉ डूइंग हर ड्रेप्स, बिकॉज उनकी साड़ियां बहुत भारी भारी और हमें नहीं लगता बच्चे पहन पाएंगे खुद। आई स्वेयर मुझे रत्ती भर भी आइडिया नहीं था कि इसको कैसे स्टार्ट करते यहाँ पे, और मैंने फिर हाँ कह दी। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता एक ड्रेप आर्टिस्ट लेके क्या जाती है, एक ड्रेपर को क्या क्या चीज चाहिए। तो मेरे पास एक छोटा सा पिन का डब्बा, एक्चुअली एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें मैं बहुत शौक से मार्केट गई और जो जो पिन्स मिले, कलरफुल, स्टील, छोटे बड़े, सब डाल लिया, और पूरा वो बॉक्स लेके मैं ड्रेपिंग करने चली गई। बहुत अमेजिंग ड्रेपिंग हुआ। फिर और वो बहुत हाई प्रोफाइल वेडिंग थी, रामोजी फिल्म सिटी में थी। उस वेडिंग से मुझे दूसरी वेडिंग मिली, उस वेडिंग से मुझे 2 और वेडिंग मिली, एंड देन वेडिंग, एंड देन वेडिंग, एंड देन इट सो हैपेंड कि एक वेडिंग में मुझे आबू जानी संदीप खोसला के जो संदीप है वो मुझसे मिले, और उन्होंने मेरी स्किल को देखा और उनको लगा कि कुछ तो अलग है जो ये लड़की करती है, और कैसे ये दुपट्टे के वजन को डिवाइड कर रही है, और कैसे शी इज मेकिंग द ब्राइड फील सो कंफर्टेबल एंड शी नोज हर सब्जेक्ट। तो आई थिंक जब उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, तो उसके बाद से आई थिंक पूरी दुनिया मुझे देख रही है। आई थिंक आई वुड जस्ट पुट इट अप लाइक दैट। अच्छा, आज में कौन-कौन शामिल है? क्या चीज? आपकी क्लाइंट लिस्ट में आज कौन-कौन शामिल है? आई मीन मुझे देखना पड़ेगा कौन शामिल नहीं है। मुझे कौन शामिल है बोलना मुश्किल है। From the Adanis to the Ambanis, the Jhunjhunwalas, the Goenkas, the Birlas,
टाटा जी के तो बेटे नहीं थे, नहीं तो मैं उनकी भी शादी करती. And I think all the who's and who's of the society, whether it is any Gutka family from Delhi or it is any industrialist or even the आप सोचिए हमारे politicians, स्मृति ईरानी जी, ये सारे हमारे, I won't say client, but I've been I did get an opportunity to drape her. Film stars, all the film stars, there's I think hardly very few of them left जिनका ड्रेपिंग मैंने नहीं किया है. So I think I literally have everyone in my list. अच्छा, अगर हम बात करें मिस राधिका अंबानी, नीता अंबानी जी और नताशा पूनावाला जी, क्या आप उनके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मतलब जब आपने उनको पहली बार ड्रेप किया, आई थिंक आपने राधिका जी को उनकी शादी में ड्रेप किया है, तो मतलब मैं जानना चाहती हूँ कैसा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या कुछ ऐसा अनुभव जो आपको, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हार्ट टचिंग हो जाता है, क्या आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? I mean, देखिए ऐसा हार्ट टचिंग वाला मोमेंट्स तो देखिए हर वेडिंग में मेरे साथ होता है, बिकॉज मेरे जो चेयर पे बैठी हुई होती है, क्योंकि मेरी बेटी खुद 26 साल की है, तो हर बार जब मैं किसी एक अडल्ट लड़की को चेयर पे बैठी हुई देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये मेरी बेटी की उम्र की है, शी इज एग्जैक्टली लाइक माय डॉटर, एंड आई वुड गो ऑल आउट to do what I can do at the moment to make her happy, to make her feel comfortable. So I think Neeta ji ho chahe Radhika ho, I think they've been a very very amazing family. Best part इनका ये चीज है कि ये सब चीज प्री प्लान कर लेते हैं. Nothing is impromptu. ऐसा नहीं है कि आज हम जगे हैं और आज हमको ये करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है. हर चीज प्री प्लान होती है, सोची भी होती है. इसलिए हम जब उनका कोई भी चीज करने जाते हैं या ड्रेप करने जाते हैं तो हमें एक लुक पता रहता है कि ये लुक है और इस लुक को हमें क्रिएट करना है. इट इज नॉट आउट ऑफ द बॉक्स या रैंडम. और बेस्ट पार्ट है क्योंकि हम इतने साल से आज उस फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो आज जब हम कोई उनके ऊपर ड्रेप कर रहे होते हैं तो वो और कामों में बिजी रहती हैं, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि जो ये कर रही है इसे अपना काम पता है, हमें देखने की जरूरत नहीं. तो ये एक कॉन्फिडेंस उनकी तरफ से मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज जो हमें भी पता है, आज नीता अंबानी जी को जब हम देखते हैं तो उनकी एक एक चीज इतनी परफेक्ट होती है कि परफेक्शनिस्ट का अगर कोई बड़ा नाम होगा तो आई थिंक दैट शुड बी गिवन टू हर. सो उस जगह पे सोचिए जब आपको ट्रस्ट किया जाता है तो यू डेफिनेटली फील वेरी ऑनर्ड कि आप जो 17 साल से दिन रात सिर्फ साड़ी के बारे में सोचे, और आज जब इस तरह के ये लोग आपको अप्रिशिएट करते, यू डेफिनेटली फील वेरी गुड अबाउट इट. एंड राधिका ऑल्सो, आई थिंक she knows her thing, she's very confident, and she appreciates what I do. So I think I love this kind of a feeling. एक चीज की बात करना चाहूंगी, नताशा पूनावाला जी को आपने एक फंक्शन में, एक इंटरनेशनल इवेंट में कॉर्सेट पहनाया था, उसका वीडियो आपने शेयर किया था. वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि वो देखने में ही मतलब बहुत टफ लग रहा था. मैंने जब वो वीडियो आपके उस पर देखा, एंड आई थिंक इवन मतलब थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था, बट वो इतनी परफेक्टली जैसे कहते हैं ना फाइनल लुक उनका आया, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें तो? देखिए, जब मैं अंदर घुसी मुझे कुछ भी नहीं ब्रीफ दिया गया था, मुझे ये भी नहीं पता था वो कौन सा साड़ी पहन रही है और उसके साथ वो क्या पहन रही है. और वो जब वहाँ पड़ा हुआ था, वो इस तरह से पड़ा हुआ था कि मुझे लगा ये एक शो पीस है. यू नो हाउ इट इज, आप एक रूम में जाते हो जहाँ पे सब कुछ एकदम पिन एंड प्रॉप परफेक्टली पड़ा होता है, बैंगल्स थे, ये था, वो था, ज्वेलरी थी, सब कुछ ऐसे लाइंड अप था, और उसके कॉर्नर में वो पड़ा था. कितना सुंदर पीस है. तो फॉर मी इट वाज अ शो पीस. बाद में जब हमें वो ड्रेप करना था एंड वी स्टार्टेड, एंड देन डेफिनेटली इट इज द ब्रेन बिहाइंड दिस इज सब्यसाची मुखर्जी. So then we said ki this is how we have to drape it, and I was like how do we do it? But definitely it was what an experience. I mean, मजा तब आता है जब आप रोज वाली चीज करते हो ना, तब it doesn't give you that kick. But जब आपको भगवान इस तरह के सिचुएशन में डालता है ना कि आपको कुछ अलग, कुछ नया करके निकलना है, that is when you feel so happy that it is you that the world has chosen to do such a job. So I think जब वो डाले तो definitely it was a struggle to put on, but I think Natasha was so easy to handle.
शी वॉज सो अमेजिंग एज अ पर्सन. उसके ऊपर उसको पूरा ड्रेप करना एंड टू bring out the whole drape on her and the way she carried with that confidence, it's not what everybody can do. I would say it was only her. If I want to imagine someone else doing it, I will again imagine her only, nobody else. She was fabulous. अगर अब हम बात करें साड़ी ड्रेपिंग की, तो आप इसको बिजनेस लेवल पर किस तरीके से लेके कि आप पेटीकोट्स भी लेकर आए स्पेशलाइज्ड, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये सब मर्केंडाइज है या आपने इसको खुद से डिजाइन कर पाया है, और मतलब कैसे इसमें आप इसको बिजनेस लेवल पे साड़ी ड्रेपिंग के काम को बिजनेस लेवल पे आप कैसे लेकर आए? चलिए पहले साड़ी ड्रेपिंग की बात करते हैं, देन विल टॉक अबाउट डीकोड्स. साड़ी ड्रेपिंग जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे यही नहीं पता था कि लोग चार्ज कितना करते साड़ी ड्रेपिंग का, या इसका चार्ज करते भी है कि इट इज अ सोशल सर्विस. तो मेरा फर्स्ट पे दैट जब मेरे को किसी ने कहा कि आप मुझको हेल्प कर दोगे, तो मैं उनके घर गई ड्रेप करने के लिए. तो वो मेरे से पूछे आप क्या लोगे, मुझे तो पता ही नहीं था. आई वॉज ब्लैंक. सो शी गेव 250 रुपीज. सो आई थॉट अच्छा 250 रुपीज ही फीस होता होगा भाई, ठीक है. मैंने सी बिकॉज अर्निंग मनी वॉज नॉट द फैक्टर हियर. शुरू से ये दिमाग इस चीज के लिए क्लियर था कि फॉर मी it is to spread this beautiful Indian art of draping globally. So पैसा was not the thing. तो मैंने वो 250 रुपया लिया. I said अच्छा यही चार्ज होता होगा. फिर जब नेक्स्ट क्लाइंट के पास गए, I said मुझे नहीं पता है. उन्होंने 500 दिए, फिर वो 750 हुए, फिर वो 1000 हुए. तो आई थिंक वो अच्छा ऐसा नहीं है कि मुझे 6 महीने तक 250 रुपया मिले, ऐसा नहीं है. हर दूसरा क्लाइंट मेरी काम को देख के वो खुद ही मुझे अपग्रेड करता चला गया. सो आई नेवर हैड टू ओपन अप माय माउथ कि ये मेरा चार्ज है या आप इसको इस ब्रैकेट में डालिए. सो आई थिंक जैसे जैसे मुझे सर्टिफिकेट्स मिलते गए, जैसे लिम्का रिकॉर्ड मिला और एशिया रिकॉर्ड्स मिला, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला. सो जैसे जैसे मुझे सर्टिफिकेट्स मिलते गए, उसके बाद मैंने अपने प्राइस को अपने हिसाब से डिटरमाइन करना शुरू किया. और तब मैंने लोगों को बताया कि आई विल चार्ज दिस मच एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये डीकोड वाला चीज ऐसे आया कि मैं इतने साल से ड्रेपिंग करती हूँ, तो बट मुझे समझ में आ गया था कि जो औरतें अंदर जो पेटीकोट पहन रही है ना, सबसे बड़ा गड़बड़ वही है. क्योंकि डिजाइनर्स उनको साड़ी बनाते और उसके बाद बना के देते सैटिन का पेटीकोट, सैटिन का ड्रॉस्ट्रिंग. अब वो सैटिन आप कितना अच्छा, आप सैटिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं लोगों को दूंगी. जब हम राखी बांधते हैं और सैटिन की मोली बांधते हैं, सैटिन का धागा बांधते हैं, वो कितनी जल्दी खुल जाता है और लूज हो जाता है. वहीं पे अगर हम मोली बांधते हैं जो कि कॉटन की होती है, वो बरसों तक रहती है जब तक हम उसे सिजर से नहीं काटे. तो इट इज द सेम थिंग. सैटिन का पेटीकोट, सैटिन का ड्रॉस्ट्रिंग, अब उसके ऊपर हम हेवी साड़ी डालें. अब वो वजन से क्या होता है, ढीला होते होते तो लोगों को लगता है कि हमने साड़ी गलत बांधी या हम साड़ी ठीक से नहीं बांधे, उनकी साड़ी लटक रही है. बट एक्चुअली मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि ये कल्प्रिट जो है वो एक्चुअली पेटीकोट है. तो फिर बहुत साल से ये चीज घर करते 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 फाइनली जब मैंने अपने आप को केपेबल पाया 5-6 साल पहले, तब हमने ये डीकोड का मैन्युफैक्चरिंग, वी आर दी ओनली वन मैन्युफैक्चरिंग डीकोड्स इन इंडिया. एंड जो फैब्रिक हम यूज करते, बिकॉज हम हमेशा इस चीज को प्रमोट किए हैं कि कॉटन शुड बी व्हाट यू शुड वेयर इनसाइड, बिकॉज द काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड द काइंड ऑफ वेदर दैट वी लिव इन, इतना हॉट और ह्यूमिड है. अगर इस टेम्परेचर में हम सैटिन पहनेंगे तो अंदर पसीना, बिल्कुल एयर नहीं जाएगा, रैशेस हो जाएंगे, आपको स्किन अल्सर्स भी हो सकते हैं, स्किन एलर्जीज भी हो सकती है. सो आई थिंक इस तरह की चीज को अवॉइड करने के लिए आई हैव ऑलवेज लर्नड इट फ्रॉम माय मम एंड माय दादी ऑल्सो कि अरे कॉटन के कपड़े पहनो, कॉटन के कपड़े पहनो, सिंथेटिक क्यों पहनते हो. तो आई थिंक दैट कॉटन वाज इन माय माइंड. सो हमारा जो डीकोट है वो 99% कॉटन एंड 1% लाइक्रा मिक्स किया हुआ है, जस्ट टू गिव दैट स्ट्रेच, दैट्स इट. तो आई थिंक ये आया एंड उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों को हमने बताया, हर जन से फीडबैक लिया. एक्सीलेंट आज इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे फिल्म स्टार्स हो, चाहे आम हाउसवाइफ हो, सब डीकोट एंजॉय कर रहे हैं. एंड आई गेट लोड्स ऑफ अप्रिसिएशन फॉर कमिंग अप विद अ प्रोडक्ट लाइक दिस.
अच्छा, अब आपका टारगेट क्या है और आप अपनी लाइफ में अब और क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए, मैं एक 365 ड्रेप्स का एक चैनल बनाना चाहती हूँ, जहाँ पे डॉली हो चाहे नहीं हो, उसकी जो चीज उसने इतने साल तक सीखी, खुद से, आजू बाजू देख के, लोगों के मिस्टेक से, खुद के मिस्टेक से, वो सारी चीजों को वीडियो में डाल के मैं आई वुड गिफ्ट दिस टू द वर्ल्ड. सो that's the only thing that I really want to do it. And it has to be 365 plus 1, ताकि लीप ईयर आए तो आप ये नहीं कहे कि आपने तो एक दिन का हमें ड्रेप नहीं दिया. तो I want to do 366 drapes, and I really want to give this as a gift to the world. अच्छा, साड़ी ड्रेपिंग के काम को आप इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गए, इसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? लोगों का चेंज आया. मैं तो बिल्कुल नहीं बदली, मैं जैसी हूँ वैसी, बट लोगों का नजरिया बदल गया. कल तक जो लोग ये क्या, ये हाँ दूर की है, मतलब मैं इतने अच्छे से इसको जानती नहीं हूँ. अब वो ही सेम लेडी, अरे डॉली क्या रोज शाम को 7 बजे हमारी इससे बात होती है, चाय तो हम लोग अक्सर साथ पीते. आई डोंट इवन नो कि कैसे लोग जो होते हैं वो इतने फ्लिप कर जाते हैं. मैं वही हूँ. मेरे ना तो बिहेवियर में कोई चेंज आया, ना कोई मेरे उनके तरफ की एटीट्यूड में चेंज आया. बट आई थिंक लोगों के बर्ताव में बहुत बदलाव आ गया है. पीपल हैव स्टार्टेड पेइंग मोर रिस्पेक्ट, वेयर इन बिटवीन जब इनिशियल पीरियड था, जब लोग मुझसे दूर भागते थे, उनको लगता था कि मैं बहुत ही क्लीशे टाइप का काम कर रही हूँ और ये काम कोई अच्छे घर की औरतें नहीं करती है, और पता नहीं डॉली घर का नाम डुबाने में क्यों लगी हुई है. सो आई थिंक ये सारी चीज अब मैं इनको सोचना नहीं चाहती हूँ, बट क्या है ना कि जब मैं बैठती हूँ और इनको सोचती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग इस तरह का बात नहीं बोलते तो शायद मैं वो जिद्दी डॉली बनती नहीं, जिसको प्रूफ करना था कि दुनिया में काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है. आप हर काम को अगर शिद्दत, मेहनत, लगन और डेडिकेशन के साथ करो तो आप उसको इतना बड़ा बना सकते हो. ट्रू, ट्रू. अच्छा, अब अगर हम आज की बात करें तो अब आप अपने घर, परिवार और काम को कैसे मैनेज करती हैं? बहुत डिफिकल्ट है. अब तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि महीने के 24-25 दिन में ट्रैवल करती हूँ. बट क्या है ना कि ऑल थैंक्स टू अगेन गैजेट. हमारा एक नियम है हमारे, हम 4 के बीच में, बोथ माई डॉटर्स, मी एंड नवीन, कि नो मैटर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर इन, 11 बजे हमारा एक वीडियो कॉल, सालों से हमारा ये एक नियम है, 11 बजे हम एक वीडियो कॉल करते हैं जिसे चारों को अटेंड करना कंपलसरी है. सो इट इज अ रूल इन आवर थिंग. तो आई थिंक वो एक चीज ऐसा है कि जो हमें कनेक्टेड रखता है. नवीन कैलकाटा, हम दुनिया में कहीं, रतिका लंदन, आन्या बैंगलोर, तो हम कैसे मिले. और जैसे जैसे बच्चे दूर होते जाएंगे आपके गैप्स बढ़ जाते हैं. तो इस गैप को कम करने के लिए आई थिंक द मीडिया, द गैजेट इज लाइक अ ग्रेट हेल्प. तो हम चारों थोड़ा देरी, इवन इफ देयर इज लाइक 2 मिनट्स, अगर मैं कुछ काम में बिजी हूँ मैं, लेकिन अटेंड जरूर करूंगी. हम 2 मिनट में बोल देंगे बच्चा सब ठीक है, आप कैसे हो, और दिन कैसा गया, सब ठीक है, ओके डन. फिर उसके बाद नवीन कैरी ऑन कर लेता है, मैं निकल जाती हूँ या किसी और को, बट एक बार वो अटेंड करना. तो आई थिंक दिस इज हाउ आई मैनेज माई थिंग. हर वो वर्किंग लेडी के लिए मैं ये एक बात कहना चाहूंगी कि आप इस तरह का कोई एक नियम अपने बच्चों के बीच में बनाओ, सो दैट विल ऑलवेज कीप देम हुक्ड कि यार 11 बज गया, मेरे मम्मी पापा से बात नहीं हुई. और ऐसा क्या कारण है जो आज मम्मी फोन नहीं की, शी वेल, इज देयर एनी प्रॉब्लम, व्हाई डिडंट मम्मा डिडंट कॉल मी, व्हाई. सो वी हैव टेस्टेड दिस आल्सो. ऐसा नहीं कि हम रेगुलर कर रहे, तो हम बीच बीच में ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे कॉल कर रहे थे और मैं फोन नहीं उठा रही थी, और बच्चे बहुत टेंस्ड हो गए. तीनों तरफ से मेरे पास नॉर्मल कॉल्स आने लग गए और मैं इंटरनेशनल थी कहीं. And I did this purposely to just to make them feel that how important हमारे लिए ये कॉल है. So I think it is just a way to connect with your family. अगर सब काम करते हैं, अगर आप जोड़ के रखना चाहते हो तो कोई तरीका तो आप निकाल ही लेते हो. डॉली जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप उन महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी जो आपकी तरह बनने का सपना देख रही हैं?
मेरा तो एक ही सलाह सब औरतों को रहता है कि चाहे नीता अंबानी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी और हो, हम सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। आज उस 24 घंटे में से शुरू में मैंने सिर्फ 45 मिनट्स निकालती थी अपने ड्रेप को प्रैक्टिस करने के लिए। 45 मिनट्स 1 घंटा हुआ, फिर 1.5 घंटा हुआ, अब दिन के 10 घंटे मैं इसी काम में लगी हुई रहती हूँ। तो हर औरत में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। आप इस बात को मत कहो कि 24 घंटे, एक दिन कब बीत जाता पता ही नहीं चलता है। वो एक दिन में से आपके पास जो भी टैलेंट है, आप अचार अच्छा बनाती है, आप रोटी अच्छा बनाती है, आप अच्छी कहानियां कहती है, आप इंस्टाग्राम खोलिए और अगर आपको लगता है आप अच्छी तरह से कहानी सुना सकते हैं तो आप ये शुरू करिए, बस शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आप मेरे को देखिए, मैं तो कुएं में कूद गई, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। बट कहीं ना कहीं अगर आप एक ही मानस रख के आप चलते चलेंगे तो आप कहीं तो पहुंचेंगी। तो इसलिए अपने 24 घंटे में से आप अपने लिए आधा घंटा निकालें और धीरे धीरे अपने हॉबी को नर्चर करते रहिए। उसको थोड़ा धूप दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा पानी दीजिए, और कब वो इतना मजबूत वृक्ष बन के खड़ा हो जाएगा जो आपको इतना अच्छा और मीठा फल देगा कि आप इमेजिन भी नहीं करोगे कि बस पहला कदम वो उस लेडी को ही उठाना पड़ेगा, कोई नहीं उठाएगा उसके लिए। उसके बाद आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं उठाओगे तब आपका कोई भी मदद नहीं कर सकता है। ट्रू ट्रू। मैम, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, इतना मोटिवेट किया है, जो भी महिला या जो भी स्टार्टअप्स या जो भी आपकी तरह बनने का सपना देख रहा है, उनको ये सब सुन के एक मोटिवेशन मिलेगा और वो भी अपने लाइफ में कुछ करने की कोशिश करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट। थैंक यू। थैंक यू मैम।